हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल का जो पार्ट नंबर 3 है वो। इसके साथ साथ हमारा जो क्लास 12 की जो केमिस्ट्री का जो न्यूमेरिकल है, यानी पहले चैप्टर का न्यूमेरिकल हम पढ़ रहे थे, तो पहले चैप्टर का जो न्यूमेरिकल का पार्ट नंबर 3 है, इसी के साथ साथ जो हमारा पहला चैप्टर है यानी जो सॉल्यूशन चैप्टर है वो हमारा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो जैसा कि बताया था कि आपको पहले वाले जो न्यूमेरिकल है, दूसरे वाले न्यूमेरिकल है, वो बढ़िया बढ़िया टाइप के न्यूमेरिकल है। अब यहाँ पर आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड कर रखा है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इससे पहले जो वीडियो आए थे न्यूमेरिकल्स के 2 वीडियो आ चुके हैं, तो उन्हें आप जरूर देखिए। उसके अंतर्गत आपको जो एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कराया गया है और जो थोड़ा सा टफ लेवल के न्यूमेरिकल्स हैं उनको कराया गया है। और इस वाले वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में आ चुके हैं उनकी चर्चा करने वाले। तो चलिए फिर हम बिना किसी देरी के इन न्यूमेरिकल्स को शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन देखिए। यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 तथा NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो तो इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया करने के लिए 0.1 मोलर HCl के कितने मिलीलीटर की आवश्यकता होगी। ओके, तो एक हमारा मिश्रण है जिसका द्रव्यमान जो है हमारा 1 किलोग्राम है और वह जो हमारा मिश्रण है वह सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है। दोनों का अगर हम मिला दें तो उस मिश्रण का जो द्रव्यमान है वह 1 किलोग्राम है। अब वो कह रहा है कि इसकी हमको क्रिया करानी है। इसकी क्रिया करानी है और कैसी करानी है, तो इनके मोलों की संख्या समान है और इसकी पूरी तरह से क्रिया करानी है तो HCl के हमें कितने मोलों की आवश्यकता होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है कि आपका मिक्सचर जो है, यानी यहाँ पे बात करेंगे मिश्रण का जो आपका द्रव्यमान है वो आपका दिया हुआ है आपके पास 1 ग्राम। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिश्रण का द्रव्यमान हमारे पास दे रखा है कितना, 1 ग्राम। तो यहाँ आप लिख लीजिए कि मिश्रण का द्रव्यमान हमको कितना दे रखा है, 1 ग्राम। ऐसा कर लेते हैं क्योंकि ये जो मिश्रण है वो 2 लोगों से मिलकर बना है। किस किस से, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा जो आपका कंपोनेंट है वो है आपका NaHCO3। ओके, तो Na2CO3 और NaHCO3 इन दोनों की चर्चा कर लेते हैं कि भाई ये कौन कौन है और कैसे हम इसकी बात करें। तो सबसे पहले बात करें कि ये इन दोनों से मिलकर बना हुआ है, ये जो आपका मिश्रण है, ठीक है। इसमें मोलों की संख्या इनकी क्या है, समान है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान। NO2CO3 का मोलर द्रव्यमान, क्योंकि जब हमारा मोलों की संख्या तभी निकलेगी जब हमारे पास मोलर द्रव्यमान हो और द्रव्यमान हो, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकलेगा, Na का होता है 23, तो 23 इसके Na के 2 लोग हैं तो 2 हो जाएगा। C का होता है 12, तो 12 लिखिए। और O3, तो O का हो जाएगा आपका 16 और 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 23 दूनी 46, 12 और 16 3 जा 48, 48 और 12 होता है आपका 60। ओके, और 60 और 46 हो जाएगा आपका 106 ग्राम प्रति मोल। ओके, ऐसे ही हम NaHCO3 का द्रव्यमान देखें तो NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान, तो इसके अगर मोलर द्रव्यमान की हम चर्चा करें तो ये हो जाएगा आपका Na का कितना होता है, तो Na का 23, H का कितना, H का 1, C का कितना, C का 12, O का कितना 16 इंटू 3। तो ये देखेंगे तो आपका 23 और 1 24 हो गया, प्लस 12 का 12 और 16 3 48, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जोड़े तो हो जाएगा आपका 36 प्लस 48, 8 6 14 और 4 और 4 8, ठीक है। तो ये NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान आ गया हमारे पास और Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान आ गया, ठीक है। उसने ये कहा है आपसे कि जो आपका मिश्रण है वो हमारा कितने का है, 1 ग्राम का। तो जब हमारा मिश्रण जो 1 ग्राम का है इसका मतलब क्या है, तो मिश्रण 1 ग्राम का है इसका मतलब यह है कि 1 ग्राम में आपका NaHCO3 भी है और उसी में आपका Na2CO3 है। तो सपोज करते हैं कि जो हमारा Na2CO3 है उसका जो द्रव्यमान है 1 ग्राम में वो x ग्राम है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना Na2CO3 का द्रव्यमान कितना है, 1 ग्राम। 1 ग्राम पूरे मिश्रण का है तो Na2CO3 का हमने x ग्राम मान लिया, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम NaHCO3 का द्रव्यमान देखें तो NaHCO3 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखिए NaHCO3 का द्रव्यमान। और देखो पूरे मिश्रण का जो द्रव्यमान है वो है आपका 1 ग्राम और उसमें से Na2CO3 x ग्राम है तो NaHCO3 कितना बचा, 1 माइनस x ग्राम। अब हम बात करते हैं Na2CO3 के मोलों की संख्या की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं Na2CO3 के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखिए Na2CO3 के मोलों की संख्या। कैसे निकलेंगे इसके मोल, तो मात्रा बटे
मोलर द्रव्यमान, तो यहाँ पर लिख लीजिए द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, यहाँ पर या मात्रा लिख लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए मोलर द्रव्यमान। तो अगर हम यहाँ पर मात्रा देखें Na2CO3 की, तो यहाँ पर इसकी मात्रा देखें तो इसका मात्रा कितनी है, तो इसकी मात्रा यहाँ पर कितनी है x ग्राम, तो यहाँ पर लिखे x। और मोलर द्रव्यमान कितना है, तो इसका मोलर द्रव्यमान है आपका 106, तो यहाँ पर लिखे x बटे 106 मोल। ओके, ऐसे ही हम बात करते हैं NaHCO3 के मोलों की संख्या, तो यहाँ पर लिखते हैं NaHCO3 के मोलों की संख्या। तो वो कैसे हो जाएगा, तो NaHCO3 का द्रव्यमान और बटे NaHCO3 का मोलर द्रव्यमान, या मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान, या मात्रा बटे अणुभार, जो भी आपको लिखना हो। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका मोलर द्रव्यमान कितना है, तो इसका मोलर द्रव्यमान 84 है और इसकी मात्रा कितनी है, तो इसकी मात्रा है आपकी 1 माइनस एक्स, यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस एक्स अपॉन 84 मोल का मोल रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया Na2CO3 के मोलों की संख्या और NaHCO3 के मोलों की संख्या। उसने आपसे ये कहा है कि दोनों की मोलों की संख्या क्या है, आपकी समान है, यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला जो आपका मोल है और ये वाला मोल दोनों कैसे आपके समान है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के मोलों की संख्या क्या है, आपकी समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों के मोलों की संख्या समान है। तो यहाँ पर लिखेंगे Na2CO3 के मोलों की संख्या बराबर NaHCO3 के मोलों की संख्या। तो Na2CO3 के मोलों की संख्या अगर हम देखें तो ये है हमारी x बटे 106 और ये है हमारी 1 माइनस x बटे 84। क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, 84x बराबर 106 माइनस 106x। अब क्या होगा, 106 यहाँ लाइए, 84x 106x 106 190x 106 106 बटे 190 इतने ग्राम। तो अगर हम बात करें तो Na2CO3 की मात्रा तो आ गई हमारे पास, क्योंकि Na2CO3 की जो मात्रा थी वो हमारी x ग्राम है और x ग्राम हमारी निकल के आ गई भाई इतना 106 बटे 190। अब हम बात कर लेते हैं NaHCO3 की मात्रा, यहाँ पर लिख लो NaHCO3 की मात्रा, तो वो है आपकी 1 माइनस x ग्राम। तो 1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 106 बटे 190। 190 आप लासा ले लीजिए तो ये आपका आएगा 190 माइनस 106, अर्थात यह जाएगा आपका 84 बटे 106। तो इतने ग्राम आ गया आपका NaHCO3 की मात्रा। समझ में आई बात। तो ये आ गई आपकी NaHCO3 की मात्रा और Na2CO3 की मात्रा। तो ये Na2CO3 की मात्रा है, ये NaHCO3 की मात्रा है, दोनों हो गए। दोनों में कोई दिक्कत तो है नहीं अपने को, नहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा और आगे सोचते हैं और विचार करते हैं इसमें क्या आखिर होने क्या वाला है। तो भाई अपन को क्या है कि रिएक्शन थोड़ी बहुत आनी चाहिए, है ना। चल क्या रहा था, तो अब अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि Na2CO3 ओके और NaHCO3 दो लोग हैं, ओके कोई दिक्कत की बात नहीं है, के मोलों की संख्या समान है, ओके। इस मिश्रण से पूर्णतः क्रिया कराने के लिए हमें इतने HCl की कितनी जरूरत पड़ेगी, तो हमें पहले क्रिया करानी है, किसकी, Na2CO3 की क्रिया करानी है अपन को HCl से। चलिए कराते हैं, Na2CO3 की क्रिया कराएंगे अपन HCl से। तो देखो ये वाले भाई सब क्षार है वो अम्ल है, तो क्या बनेगा, सबसे पहले लवण बनेगा, तो 2NaCl बनेगा और CO2 निकलता ही है ब्याज में और वाटर निकलेगा। ओके, अब 2NaCl करने के लिए यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ दो का गुणा कराएंगे, तो इस तरह से आपका एडजस्ट हो गया। ओके, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका गुणा किससे हुआ, तो यहाँ पर गुणा हुआ 1 से, तो ये आपका 1 मोल लगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर HCl की मात्रा आई वो कितनी आई, 2 मोल आई। ओके सुनना, अगर हम बात करें कि 1 मोल Na2CO3 को अगर हम खर्च करना चाहते हैं, अच्छे से क्रिया कराना चाहते हैं, तो हमको 2 मोल HCl गैस की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम 1 मोल Na2CO3 को खर्च करना चाहते हैं, 1 मोल Na2CO3 की क्रिया कराना चाहते हैं, तो हमको 2 मोल HCl की आवश्यकता पड़ती है। ओके, 1 मोल Na2CO3 का मतलब क्या होता है कि उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर, अर्थात अगर हम 106 ग्राम Na2CO3 की चर्चा करें तो ये जो हमारा कह सकते हैं कि HCl लगेगा हमारा वो 2 मोल लगेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मोल Na2CO3, इसी का मतलब लिखो, अर्थात देखो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, इसके मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो Na2CO3 का मोलर द्रव्यमान कितना है, 106। तो अर्थात 106 ग्राम Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl कितना है, 2 मोल। ओके, तो अगर हम बात करें 1 ग्राम Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl, तो ये हो जाएगा आपका 106 का नीचे भाग जाएगा तो 2/106 मोल।
लेकिन हमारे पास Na2CO3 कितना है, तो Na2CO3 हमारे पास इतना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए 106/190 ग्राम Na2CO3 के लिए आवश्यक HCl ये जाएगा आपका 2/190। तो भैया हमें 2/190 मोल Na2CO3 की आवश्यकता पड़ेगी। आगे चलते हैं, यहाँ तक तो कोई समस्या है नहीं अपने को, नहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो ये बात थी Na2CO3 के लिए। अब हमारी बात आई NaHCO3 के लिए। तो NaHCO3 की रिएक्शन देखें तो ये है आपका NaHCO3, रिएक्शन कराओ HCl से, कहानी वही होगी, बनेगा वही भाई साहब। तो ये बनेगा आपका NaCl, पानी और CO2, बैलेंस रिएक्शन, रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। अब देखो NaHCO3 यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर कहेंगे भाई साहब 1 मोल NaHCO3 है, ठीक है। ये कितना है, 1 है, तो ये भी आपका 1 मोल है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 1 मोल NaHCO3 है, इसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थात 1 मोल NaHCO3 का मतलब ये है कि 84 ग्राम हमारे पास NaHCO3 है, ठीक है। अर्थात 84 ग्राम NaHCO3 के लिए, 84 ग्राम NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl कितना, 1 मोल, ओके। तो अगर हम बात करें 1 ग्राम के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 ग्राम NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl, तो ये हो जाएगा आपका 1 बटे, ये कौन है, 84, तो 1/84। अब इसी प्रकार हम बात करें हमें कितना चाहिए, NaHCO3 हमारे पास कितना है, कहाँ गया, 84/106, तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार 84/106 ग्राम NaHCO3 के लिए आवश्यक HCl। तो इसी प्रकार हम NaHCO3 84/106 ग्राम जो हमारे पास है, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यही हमारी इसकी मात्रा है। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो ये कितना है हमारा, तो ये हो जाएगा 1/84 और गुणा हो जाएगा आपका 1/84 में 84/106 का, तो यहाँ पर लिखेंगे 84/106। तो एक सेकंड 84/190 आएगा, सॉरी 84/190 है, 106 भाई, देखो ये 190 लिखा है ना, 190 ही है ये, 84/190 करो यहाँ पे भाई। तो हम यहाँ पर 84/190 यहाँ पे लिखेंगे और ये आपका 190, 84 से 84 कट गया, तो यह है आपका 1/190। तो अगर हम देखें तो NaHCO3 के लिए अगर हम बात करें HCl की मात्रा जो है वो कितनी है, 1/190 मोल, ठीक है। और Na2CO3 के लिए जो हमारी HCl की मात्रा थी वो कितनी थी, 2/190 मोल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे कुल मिश्रण के लिए, क्रिया कराने के लिए आवश्यक HCl के मोल वो हो जाएंगे आपके 2/190 प्लस 1/190, जोड़िए से 3/190 मोल, तो ये आ गए आपके कुल मोल। अब बात आती है कि भाई हमें जो है कुल मोल हमारे पास है, तो यहाँ पर लिख लीजिए HCl के जो मोल हैं, कुल मोल जितने की आवश्यकता पड़ेगी वो आए आपके 3/190, ओके। मोलरता दे रखी उसने ये कहा है कि 0.1 mHCl, तो इसका मतलब यह है कि इसकी जो मोलरता है वो आपकी कितनी है, 0.1, ठीक है, मोल प्रति लीटर, इसका यही मतलब है ना, ओके। मोलरता का सूत्र लिखिए, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, क्लियर इतना। तो यहाँ पर आपका 0.1 है और विलेय के मोल की संख्या 3/190 है और आयतन आप भी मान लीजिए, आयतन ही तो निकालना है, कितने मिलीलीटर की आवश्यकता पड़ेगी, तो v बराबर हो जाएगा 3/190 गुणे 0.1, v बराबर हो जाएगा 3/19, इतने लीटर की जरूरत पड़ेगी। 19 का भाग दीजिए इसमें, तो यहाँ पर मैंने 19 लिखा है और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, ठीक है। तो 0 लगाएंगे तो 19 एकम 19, ओके, 1 0, 19 पना 95, 5 1 0, 19 सत्ते 19 अट्ठे 152, 19 सत्ते अगर मैं देखूं तो 7 नाम 63, 19 सत्ते 133, 10 में से 3 गया 7 1 0, 19 अट्ठे 152, 19 नंबर 171, 19 अट्ठे 152। तो इस तरह से आया आपका 0.1578 लीटर। तो हमें निकालना है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर में अगर हम देखें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आवश्यक HCl का आयतन, ये हो जाएगा आपका 0.1578 गुणे 10 की घात 3 या 1000 कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 157.8 मिलीलीटर। समझ आई बात, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना कीजिए, ठीक है। तो कभी कभी आपको इतने आसान क्वेश्चन, इतने छोटे क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका क्वेश्चन जो है आपकी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है 2018 में।
तो यहाँ पर देख लीजिए इसे, भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट के विलयन के मोललता की गणना करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विलयन की जो मोललता होती है उसका सूत्र क्या होता है। यहाँ पर लिख लीजिए मोललता का सबसे पहले सूत्र। तो मोललता का अगर मैं सूत्र की बात करूं तो मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है आपका विलेय के मोलों की संख्या, क्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के द्रव्यमान किलोग्राम में, मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में सबसे बड़ी समस्या है कि पहले विलेय को ढूंढ लो, है ना, बात की बात करेंगे। तो यहाँ पर उसने कहा है भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट। सबसे पहले तो सूत्र आपको पता होना चाहिए, है ना। तो उसने कहा कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, K2CO3। ओके, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 20 ग्राम आपका K2CO3 है यानी पोटेशियम कार्बोनेट है, और आपका 80 ग्राम कोई विलायक है ना 100 ग्राम में। ये जब आपको पढ़ा रहे थे द्रव्यमान प्रतिशत तो वहां पर बताया हुआ था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, अगर 30% लिखा होता तो 30 ग्राम K2CO3 होता और आपका 70 ग्राम विलायक होता। ओके, तो K2CO3 यहाँ पर क्या है, आपका विलेय है, ये क्या है, आपका विलेय है। तो इसके मोल निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास इसका मोलर द्रव्यमान होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखते हैं का मोलर द्रव्यमान। तो K2CO3 का अगर मैं मोलर द्रव्यमान देखूं तो वो कितना हो जाएगा, K का होता है 39, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणे 39 क्योंकि K के 2 लोग हैं। C का होता है 12 तो 12 लिख लो, O का होता है 16 तो 16 गुणे 3। ओके, 39 दूनी होता है 78 तो 78 हो गया, 12 का आपका 12 रहेगा और 16 ती हो गया 48। 78 और 12 हो गया आपका 90, 90 और 48 हो गया 90 से 100, 100 और 30 130 138, तो 138 ग्राम प्रति मोल। ओके, 90 और 48 138, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब मैं बात करूं विलेय का मोलर द्रव्यमान तो आ गया, अब हम बात करेंगे विलेय के मोलों की संख्या की। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकलती, तो मात्रा बटे कह सकते हैं अणुभार, है ना, या मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय या जिसका नाम है K2CO3, क्या नाम है इसका, K2CO3 के मोलों की संख्या। तो मोल कैसे निकलेंगे, तो मोल निकलेंगे आपके मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान से, या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, जो भी आपको सूत्र लिखना हो। तो ये द्रव्यमान लिखा और नीचे आप लिखेंगे मोलर द्रव्यमान। तो इसका अगर हम द्रव्यमान देखें तो कितना है, 20 ग्राम है, तो यहाँ पे 20 ग्राम लिखो, और मोलर द्रव्यमान कितना है आपका 138, तो 138 मोल को आप मोल लिखो, मोल आ गए अपने पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे मोललता, यहाँ पे लिखेंगे विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, तो हो जाएगा आपका ऊपर 20 बटे 138 बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का अगर मैं द्रव्यमान देखूं तो विलायक का द्रव्यमान है आपका 80 ग्राम, लेकिन अगर मैं इसे किलोग्राम में बदलूं तो हो जाएगा आपका 80 बटे, इसको अगर मैं किलोग्राम में बदलूं तो हो जाएगा 80 बटे 1000 किलोग्राम, दैट इज 0.08 किलोग्राम। ओके ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 0.08 किलोग्राम। तो ये हो जाएगा आपका 20 बटे 0.08 इंटू 138, 20 का 20 लिखेंगे, 8 बटी 64, हासिल आई 6, 8 ती 24, 24 6 30, हासिल आई 3, 8 एकम 8, 8 3 11, 2 अंक 5 दशमलव, तो ऐसे लगा दिया। अब हम 11.04 का क्या करेंगे, 20 में भाग देंगे, तो हमारा जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो जब हम इसका डिवाइड देंगे तो हमारा आएगा 1.811। मात्रक अगर हम देंगे तो इसे आप लिखिए 1.81, और मात्रक की अगर हम बात करें तो ये होता है आपका मोल प्रति किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपका सन 2020 में आया था यूपी बोर्ड में। तो देखिएगा H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व इतना है, इस विलयन की मोललता परिकलित कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है, मतलब आपको मजा आ जाएगा, और थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है, एक नमूना है आपका H2SO4 का, तो ये आपका H2SO4 का नमूना है, और उसने कहा ये आपका W/W नहीं है, ये आपका 94% है, लेकिन ये है आपका W/V,
अब W/V इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये आपका बाहर आयतन परसेंटेज में दिया हुआ है। अगर मैं इसे आपको डिकोड करके बताऊं तो इसका मतलब ये है कि आपका 94 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 94 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसका मतलब ये है, इसका तात्पर्य यह है कि 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला हुआ है। अच्छे से देखते हैं ना, मजा आ जाएगा, और नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, है ना, चाहे जौन सा बोर्ड हो, आप CBSE बोर्ड का उठा के देख लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। विलियन में 94 ग्राम H2SO4 100 ml विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से आप देखिए क्वेश्चन को। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन CBSE बोर्ड में बहुत ज्यादा आते हैं, यूपी बोर्ड में आते ही आते हैं बहुत ज्यादा, राजस्थान बोर्ड, हर बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 94 ग्राम H2SO4 आपका घुला हुआ है 100 ml ऑफ विलियन में। तो यानी अगर मैं बात करूं तो जो आपका विलेय है दैट इज H2SO4, कौन? H2SO4 का द्रव्यमान अगर मैं बात करूं तो वो है मेरे पास 94 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान तो है हमारे पास। अगर मैं किसी तरह से विलयन का द्रव्यमान और निकाल लूं तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, विलयन का घनत्व है हमारे पास, तो ये हमारे पास गिवन क्या है, तो यहाँ पे लिख लो गिवन है हमारे पास विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। अगर मैं बात करूं, गिवन मतलब दिया है, ठीक है, अगर मैं बात करूं विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं विलयन का द्रव्यमान बराबर विलयन का आयतन गुणे विलयन का घनत्व। ओके, तो विलयन का अगर मैं आयतन देखूं तो वो कितना है, तो विलयन का आयतन है भाई साहब, कहाँ गया भाई, ये है विलयन का आयतन, ये है आपका विलयन का आयतन, तो ये आप विलयन का आयतन लिखेंगे। और घनत्व देखूंगा तो घनत्व कितना है, तो घनत्व है आपका 1.84, तो गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 184 ग्राम। ठीक है, तो विलयन का द्रव्यमान इतना है, विलेय का द्रव्यमान इतना है। अगर मैं बात करूं विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिए विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। ओके, तो विलयन का द्रव्यमान है आपका 184 और विलेय का कितना है 94, तो विलायक का द्रव्यमान तो आ गया आपका 90 ग्राम। अगर मैं बात करूं विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो वो कितना आएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो किलोग्राम, ग्राम से किलोग्राम के पास जाएंगे तो 1000 का भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 90/1000, दैट इज 9/100 किलोग्राम। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं 0.09 किलोग्राम। अभी जो निकालना था वो तो हमने निकाला ही नहीं, उसका सूत्र भी नहीं लिखा। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इस विलयन की मोललता। मोललता का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं विलयन की मोललता का सूत्र। विलयन की मोललता होता है आपका विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या कहाँ है भाई, विलेय हमारा, तो विलेय के मोलों की संख्या पहले ढूंढनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और उसके बाद हमें क्या है विलायक का द्रव्यमान ढूंढना पड़ेगा किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान तुम्हारे पास है 0.09, लेकिन अभी विलेय के मोलों की संख्या नहीं है, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान अभी निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो विलेय कौन है, तो विलेय है आपका H2SO4। तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालता है, तो H की वैल्यू कितनी है, तो H की वैल्यू उसने कहा 1 है, तो H की वैल्यू 1 लिखो। कितने लोग हैं, 2 हैं, तो 1 × 2 हो गया। S की वैल्यू कितनी है 32, तो 32 लिखो आप इसे। और O कितने हैं, O हैं आपके 4, O की वैल्यू होती है 16, तो हो जाएगा आपका 2, 32 और 64, ये हो जाएगा आपका 98 ग्राम प्रति मोल। ओके, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान तो आ गया हमारे पास। ओके, अब हम बात करते हैं विलेय का मोलर द्रव्यमान है हमारे पास विलेय के मोलों की संख्या की। यहाँ पर लिखें विलेय की मोलों की संख्या। तो विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय के मोलों की संख्या देखिए, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान कितना है 94 ग्राम। यहाँ पर लिख ले, सूत्र लिख लिया करो, है ना, जैसे मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। चलिए आगे अगले पेज में ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर H2SO4 के मोलों की संख्या देखें, यही हमारा विलेय है के मोलों की संख्या, तो ये हो जाएगा आपका, इसका द्रव्यमान कितना था, तो इसका द्रव्यमान था आपका, देख लेते हैं पीछे, तो इसका जो द्रव्यमान था वो है आपका 94 ग्राम और मोलर द्रव्यमान है आपका 98। तो यू विल
पुट, अरे भाई साहब 94/98। अब हम बात करते हैं मोललता की। मोललता का सूत्र वो है, यहाँ पर लिखिए मोललता, विलयन की मोललता। सूत्र क्या था? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी है? 94/98। विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो ये है आपका 9/100। तो 94/98 इंटू 100/9। तो अगर मैं इसे देखूं हल करके तो कितना आएगा? तो हो जाएगा आपका 9400 और ये हो जाएगा आपका 98 इंटू 9। ठीक है, चलिए गुणा कराते हैं। 8 नाम 72, हासिल आई 7, 9 नम्मा 81, 81 और 7 कितना होता है? 88। भाग देंगे तो ये आएगा आपका 10.657, इस तरह से कुछ आएगा, है ना। यही आपकी मोललता है। तो ये आएगा आपका 10.66। और मोललता का अगर मैं मात्रक की चर्चा करूं तो मोललता का जो मात्रक होता है वो होता है आपका मोल प्रति किलोग्राम। अंडरस्टैंड? तो ये हो गया आपका ये वाला सवाल। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अब ये आपका क्वेश्चन है अगला, भारानुसार 25% ग्लिसरॉल के जलीय विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। ओके, तो इसका आपको ग्लिसरॉल का मोल अंश निकालना है और आपको दे रखा है 25% भारानुसार। तो 25% भारानुसार ग्लिसरॉल का मतलब क्या होता है? तो पहले यहाँ पर मतलब लिख लेते हैं। तो 25% भारानुसार ग्लिसरॉल का जो आपका मतलब है उसको देख लेते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। तो इसका अगर हम मतलब देखें तो इसका मतलब ये है कि आपका 25 ग्राम ग्लिसरॉल है। क्या है? 25 ग्राम ग्लिसरॉल है। 25 ग्राम इसमें ग्लिसरॉल है। और आपकी अगर हम बात करें 100 ग्राम टोटल विलयन है। और तो इसमें अगर हम बात करें तो 75 ग्राम क्या है आपका? तो यहाँ पर 75 ग्राम है आपका विलायक। विलायक यानी आप क्या कहेंगे कि 75 ग्राम आपका इसमें जल है। अब हम बात करते हैं इसमें आखिर क्या क्या हमें इसमें निकालना है। तो हमको निकालना है ग्लिसरॉल का मोल अंश। तो मोल अंश के लिए हमारे पास ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या होनी चाहिए और विलायक यानी पानी के मोलों की संख्या होनी चाहिए। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। तो ग्लिसरॉल के मोल कैसे निकलेंगे? ग्लिसरॉल की हमारे पास मात्रा हो और ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान। यहाँ पर लिख लीजिए ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान। इसी को आप क्या कह सकते हैं? आणविक द्रव्यमान भी आप बोल सकते हैं। तो मोलर द्रव्यमान ग्लिसरॉल का सबसे पहले हमारे पास सूत्र होना चाहिए। तो C3H8O3 इसका सूत्र होता है ग्लिसरॉल का। ठीक है, तो इसका मोलर द्रव्यमान अगर मैं देखूं तो वो हो जाएगा C कितना है? 3 बार, तो 3 इंटू 12। H 1 होता है तो H इंटू 8। O होता है 16, तो यहाँ पर 16 लिख लो। ओके, 12 × 36, 8 एकम 8, 16 × 48। ओके, 36 और 8 हो गया आपका 8 × 6 = 14, तो 44 प्लस 48, 8 × 4 = 12, हासिल आई 1, 4 × 4 = 8, 1 = 9। तो ये हो गया आपका ग्लिसरॉल के मोल। ओके, ये आ गया ग्लिसरॉल के मोलर द्रव्यमान। अब हम बात करते हैं ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। तो यहां लिख लीजिए ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या। ग्लिसरॉल के मोल, तो मोल कैसे निकलेंगे? तो ग्लिसरॉल की मात्रा बटे उसका आणविक द्रव्यमान, या आप उसे बोल सकते हैं मात्रा बटे मोलर द्रव्यमान। तो यहां पर लिखेंगे ग्लिसरॉल की मात्रा या ग्लिसरॉल का द्रव्यमान बटे ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान। ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान, तो ग्लिसरॉल का द्रव्यमान हमने यहाँ पर पढ़ रखा था भाई 25 ग्राम था, तो हमने यहाँ पर ग्लिसरॉल का द्रव्यमान लिख लिया 25 ग्राम। और ग्लिसरॉल का अगर हम मोलर द्रव्यमान देखें तो ग्लिसरॉल का मोलर द्रव्यमान कितना है? 92। तो इतने मोल आ गए। ओके, अब हम बात करते हैं जल के मोलों की संख्या। तो जल का मोलर द्रव्यमान तो हम जानते हैं कितना होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए जल का मोलर द्रव्यमान 18 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जल का द्रव्यमान बटे जल का मोलर द्रव्यमान। अब 18 कैसे होता है तो वो भी मैं आपको निकाल के दिखाई दे रहा हूं, बहुत बार निकाल के दिखाया है। जल जो होता है आपका वो H2O होता है और इसको अगर हम देखें तो 2 × 1 + 16, ये हो जाएगा आपका 2 + 16 दैट इज 18।
ओके, तो जल का द्रव्यमान आपका कितना है? तो जल का द्रव्यमान है हमारा 75 और जल का मोलर द्रव्यमान कितना है? 18। ओके, तो ये हो गया आपके जल के मोल। हमको निकालना है ग्लिसरॉल की मोल अंश। यहाँ पर लिखिए ग्लिसरॉल का मोल अंश, ग्लिसरॉल का मोल अंश। तो देखो जिसका हमें मोल अंश निकालना होता है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखनी पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या कहाँ? ऊपर। तो ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या बटे ग्लिसरॉल प्लस पानी दोनों के मोलों की संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लिसरॉल के मोलों की संख्या प्लस पानी के मोलों की संख्या। चलो अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो भाग जब देंगे 18 का 75 में तो 18 चौक 72 4 दशमलव करके कुछ आएगा, है ना। ऊपर भी भाग दे लेते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो हमने यहाँ पर देखा तो यह है आपका 4.116 और ये है आपका 0.271। रखते हैं वैल्यू, तो ये है आपका 0.271, 0.271, 4.166, 6 1 7, 7 6 13, हासिल आई 1, 2 1 3 1 4। तो ये हो जाएगा आपका 271 बटे 4 4 3 7। भाग दीजिए, जब आप इसका भाग देंगे तो कितना आएगा? तो जब हमने भाग दिया तो यह है आपका 0.061। ठीक है, तो ये आया आपका ग्लिसरॉल का मोल प्रभाव। यही आपका आंसर है। आगे बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन जिसमें 3 ग्राम पदार्थ 50 ग्राम जल में घुला हुआ है, इसका क्वथनांक 100.51 डिग्री सेल्सियस है। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। ओके, जल के लिए हमारे पास मोलल उन्नयन स्थिरांक 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स दे रखा है और ये आपका क्वेश्चन 2020 में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही आसान, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो कह क्या रहा है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो उसने ये कहा कि एक कार्बनिक पदार्थ है, जलीय विलयन में घुला हुआ है और जिसमें आपका पदार्थ का द्रव्यमान है वो आपका 3 ग्राम है। ओके, यानी ये जो पदार्थ का द्रव्यमान है, पदार्थ यानी विलेय, तो यहाँ पर लिख लीजिए पदार्थ दैट इज विलेय, और इसका जो आपका द्रव्यमान है वो आपका 3 ग्राम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि विलेय का जो द्रव्यमान है वो आपका 3 ग्राम। आगे कह रहा है 50 ग्राम जल में घुला है, यानी विलायक जो है हमारा, जो कि हमारा जल है। कौन है? जल। यहाँ जल लिख लो। इसका द्रव्यमान है आपका 50 का क्वथनांक इतना है। तो क्वथनांक अगर मैं देखूं तो क्वथनांक मतलब पहले जो जल का क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो जल का जो क्वथनांक होता है वो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही हमने ये मिला दिया तो बन गया विलयन और इसका क्वथनांक हो गया आपका 100.51 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं देखूं क्वथनांक में कितना उन्नयन हुआ, क्वथनांक कितना बढ़ा, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूं क्वथनांक में उन्नयन। तो लिख लेते हैं क्या? क्वथनांक में उन्नयन। तो यहाँ लिखते हैं क्वथनांक में उन्नयन, दैट इज डेल्टा टीबी, दैट इज टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी कितना है? 100.51 और दैट इज 100। ये हो जाएगा आपका 0.51 और यूनिट जाएगी डिग्री से। सेल्सियस छोटा लिख गया है ना, चलो बड़ा कर देते हैं। ओके, समझ आई बात? डेल्टा टीबी तो हमारे पास आ गया। जो विलेय का द्रव्यमान है हमने बताया था यहाँ पर कि इसे छोटे डब्ल्यू से लिखते हैं, विलायक का जो द्रव्यमान है उसे हम बड़े डब्ल्यू से लिखते हैं। ये भी अपन जानते हैं। अगली बात उसने कही है कि जल के लिए Kb 0.51 डिग्री सेल्सियस मोलल इनवर्स। अब हम बात करेंगे क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से। अब एक्चुअली क्या है कि अपन जाते हैं सूत्र भूल, तो सूत्र अपन यहीं पे साइड में 1 सेकंड का काम होता है। कैसे निकालते हैं? तो जो क्वथनांक का उन्नयन होता है वो होता है आपका समानुपाती मोललता के। किसके? मोललता के। तो मोललता हटाते हैं तो एक चिन्ह हटता है, उसी का नाम है Kb, और मोललता को बोलते हैं विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान।
काहे में? किलोग्राम में। अब किलोग्राम में तो है नहीं, ग्राम में दिया रहता है हमेशा, तो यहाँ के भी लिख लीजिए। और विलेय के मोल कैसे निकलेंगे? तो विलेय की मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ओके, विलायक का द्रव्यमान, तो विलायक का द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कैपिटल डब्ल्यू, और 1000 का आपका यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये होता है आपका डेल्टा टीबी का सूत्र। यहाँ पर लिखे क्वथनांक में उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक में उन्नयन के सूत्र से, क्वथनांक में उन्नयन के क्या होता है भाई? क्वथनांक में उन्नयन का सूत्र, तो यहाँ लिखिए डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 बटे छोटा एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ओके, जो चीज नहीं वो यहां से प्राप्त हो जाएगी। डेल्टा टीबी कितना है? 0.51। ओके, केबी कितना है? 0.51। ओके, छोटा डब्ल्यू कितना है? 3। ओके, बड़ा डब्ल्यू कितना है? तो वो है आपके पास 50, और एम हमारे पास पता नहीं है। काटो, तो इससे ये कट गया, है ना? 1 0 से 1 0 कट गया, 50 दूनी 100, तो 20 आया। तो यहां पर लिखेंगे 1 बराबर 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 60 बटे एम। तो एम बराबर आ जाएगा 60, ओ भाई साहब, एम बराबर आ जाएगा 60 ग्राम प्रति मोल। हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था पदार्थ का अणुभार। तो पदार्थ का अणुभार कितना आ गया? 60। यहाँ पर लिख सकते हैं पदार्थ का अणुभार बराबर 60। ओके, ग्राम प्रति मोल और लिख लीजिएगा। ठीक है, समझ आई बात? कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। 3 ग्राम यूरिया है, उसको 100 ग्राम जल में हम घोल रहे हैं। तो अपने पास क्या है? यूरिया है, और 3 ग्राम द्रव्यमान है उसका, 100 ग्राम जल में घोल रहे हैं। तो जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है। ओके, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान भी अपने पास दे रखा है। चलिए, तो जो जो चीजें दे रखी है सबसे पहले उन्हें लिख लेते हैं। तो हमारे पास यूरिया का द्रव्यमान है। यूरिया क्या है? विलेय है। यहाँ लिख लीजिए यूरिया, जो कि हमारा विलेय है। यहाँ विलेय लिख लो ब्रैकेट में, और यहाँ लिखिए द्रव्यमान। तो यूरिया का द्रव्यमान है हमारे पास कितना? 3 ग्राम। ओके, 100 ग्राम विलायक में घुला हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे जल। जल क्या है आपका? विलायक, और विलायक का जो आपका द्रव्यमान है वो आपका है 100 ग्राम। आगे क्या कह रहा है? जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए, यानी हमको निकालना है डेल्टा टीबी। हमारे पास केबी का मान दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र कहाँ गया हमारा? सूत्र वो है हमारा, यहाँ पे लिखेंगे क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से। क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से। देखो, सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना? सूत्र याद नहीं करेंगे काम बिगड़ जाएगा। सूत्र कहाँ लिखा है? सूत्र आपका ये लिखा हुआ है, क्वथनांक का उन्नयन का सूत्र। मैंने अभी आपको ये निकाल के भी सिखाया है। ठीक है, क्या होता है? 1000 छोटा डब्ल्यू केबी बटे छोटा एम इंटू बड़ा डब्ल्यू। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होता है? 1000 छोटा डब्ल्यू केबी अपॉन छोटा एम इंटू बड़ा डब्ल्यू। ठीक है, तो क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र आपका ये होता है। इसे आप ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिए। जो भी करना हो वो आप करिए, लेकिन अच्छे से आप इसे क्या करिए? समझिए। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जो छोटा डब्ल्यू है वो आपका ये होता है, बड़ा डब्ल्यू आपका ये होता है। ओके, ये आपके पास के भी है, तो यानी छोटा डब्ल्यू हमारे पास है, बड़ा डब्ल्यू है, के भी है, छोटा एम नहीं है। छोटा एम कौन है भाई? छोटा एम होता है जो आपका विलेय है, उसका मोलर द्रव्यमान। विलेय है हमारी यूरिया, यहाँ पर लिखिए यूरिया का मोलर द्रव्यमान। यूरिया जो कि हमारा क्या है? विलेय है का मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान तब आप निकाल पाएंगे जब आपके पास सूत्र पता होगा यूरिया का, है ना? तो यूरिया का जो सूत्र होता है वो होता है आपका NH2CONH2। चलो मैं इसका मोलर द्रव्यमान आपको दिखाई दे रहा हूं कैसे निकलता है। N यानी 14, H आपका 1 होता है तो 2 × 1, C आपका 12, O आपका 16, 14 + 2 × 1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 16 ये हो गया, 16 ये हो गया,
16 का 16, 16 दूनी 32, 16 × 48, 48 12 हो गया आपका 60। तो 60 ग्राम प्रति मोल ये आया आपका छोटा एम। ओके, बस वैल्यू रख दो। तो इसे आप समीकरण 1 मान लो, यहां पर लिखो सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, रखेंगे क्या आएगा, तो आप देखिएगा यहां पर आपका डेल्टा टीवी निकालना अपने को, डेल्टा टीवी है तो डेल्टा टीवी लिखेंगे। ओके, 1000 का 1000 रहेगा। छोटा डब्ल्यू आपका कितना है, तो छोटा डब्ल्यू है आपका 3। ओके, केवी कितना है, तो केवी है आपका 0.52। ओके, और नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका छोटा एम। छोटा एम कितना है 60, और फिर है आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका कितना है 100। तो एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल, फिर ये जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल। ओके, फिर आप ऐसा करिए 3 का 3, तो 20 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो से इसे काट दीजिए। तो यह है आपका डेल्टा टीवी बराबर 0.52 बटे 2, 2 का भाग देंगे, डेल्टा टीवी बराबर आएगा 0.26, और ये है आपका केल्विन में। ये आपका उत्तर माना जाएगा। तो ये आपका क्या है आंसर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पढ़ते हैं इसे। क्या कह रहा है, 9 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम जल में घोला गया है, 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिया क्या क्या है। तो 9 ग्राम ग्लूकोज उसको घोला गया है 500 ग्राम जल में। 9 ग्राम ग्लूकोज का मतलब यह है कि ये विलेय है हमारा, तो यहाँ पे लिखिए ग्लूकोज जो कि हमारा विलेय है। तो ग्लूकोज और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इसे विलेय का द्रव्यमान। तो जो आपका विलेय होता है उसे आप छोटा डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो है आपके पास 9 ग्राम। ओके, विलायक आपका जल है, यहाँ पे लिखेंगे जल जो कि आपका विलायक है का द्रव्यमान। तो ये है आपका कैपिटल 500 ग्राम। तीसरी बात है हमारे पास, वो अभी दाब बात के काम आएगा, के भी हमारे पास है, वो है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये जो क्वेश्चन है ये आपका सन 2019 में आ चुका है। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के लगभग सब क्वेश्चन कवर कर चुके हैं, और न्यूमेरिकल्स जो है अब प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो कराते जा रहे हैं। अब एक्चुअली क्या है कि अगर आप इस प्रकार के वीडियो और ये जो वीडियो देखेंगे तो आपका ये जो सिस्टम है न्यूमेरिकल वाला एकदम मजबूत हो जाएगा। न्यूमेरिकल आपका बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, न्यूमेरिकल आप जानते हैं कि 8 से तो ज्यादा के ही आने हैं, 8 नंबर से 10 के भी आ सकते हैं, कभी कभी 12 नंबर के भी आ सकते हैं। तो आप अच्छे से निश्चिंत होकर बैठिए और अच्छे से आप पढ़ाई करते चलिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपने पास है छोटा डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू और केवी। हमको बात करनी है कि भाई हमको निकालना है, क्या निकालना है हमको निकालना है विलयन का क्वथनांक। हमको निकालना है क्या, विलयन का क्वथनांक हमें निकालना। क्या निकालना है हमको, विलयन का क्वथनांक। अब हमारे पास क्वथनांक के उन्नयन का सूत्र था, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से। क्वथनांक के उन्नयन के सूत्र से क्या था आपका क्वथनांक उन्नयन का सूत्र, तो वो था हमारा डेल्टा टीवी बराबर, याद हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा मानता हूं मैं, है ना, केवी इंटू 1000 इंटू छोटा डब्ल्यू अपॉन छोटा एम इंटू बड़ा डब्ल्यू। अच्छे से देख लो और याद कर लेना भाई, है ना, बहुत जरूरी है। अब देखो हमारे पास केवी है, छोटा डब्ल्यू, बड़ा डब्ल्यू, एम नहीं है। एम क्या था, तो एम था आपका विलेय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय, कौन है विलेय, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का सूत्र तो पता होना चाहिए, C6 H12 O6। C यानी कितना, C यानी 12, 12 इंटू 6, ओके, H इंटू 1, ओके, और आपका O6 है तो 6 इंटू 16, 12 छंग 72, ओके, 12 और 16 छक्का 96। हाय 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 हाय, ओके। तो यहां पर हम देखेंगे ये आपका 72 है, ये आपका 108 है, और ये हो जाएगा आपका 180 ग्राम प्रति मोल। तो हमारे पास एम आ गया, घूम फिरकर एम आ गया हमारे पास 180
ग्राम प्रति मोल। अब ये सारी वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। लिख सकते हैं आप इसे ऐसे, कहां पर लिखेंगे, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 अगर हम देखें तो कहां है, वो है भाई सब ये समीकरण 1, इस पर आप सही वैल्यू रखेंगे। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू द कौन है, केवी, केवी कितना है 0.05, ओके। दूसरा कौन है 1000, तो सेम रहेगा। तीसरा छोटा डब्लू 9, ओके। चौथा छोटा एम 180, और पांचवा व्यक्ति है आपका बड़ा डब्ल्यू, दैट इज 500 ग्राम। 500 दूनी 1000, 9 दूनी 18, 10 आया ये। तो अगर मैं यहां पर डेल्टा टीवी देखूं तो यह आपका 0.52/10, दैट इज डेल्टा टीवी इक्वल टू 0.052, और आंसर आएगा केल्विन में। आगे सुनिए मेरी बात, तो ये आया हमारा डेल्टा टीवी, ओके ओके। अब हम बात करते हैं थोड़ा आगे कि भाई डेल्टा टीवी का मतलब क्या है। तो ये है हमारा क्वथनांक में उन्नयन। क्या है ये, क्वथनांक में उन्नयन। क्या, क्वथनांक में उन्नयन, दैट इज डेल्टा टीवी। इसका मतलब ये है कि हमारा विलयन का जो क्वथनांक है वो बड़ा है इन कंपैरिजन टू शुद्ध विलायक का क्वथनांक। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर जो विलायक है वो आपका जल है, और इसकी कहानी कितनी है 1.013 बार। चलिए यहां पर लिख लेते हैं, तो यहीं पर लिखे दे रहे हैं, शुद्ध जल का 1.013 बार पर क्वथनांक, दैट इज डेल्टा, सॉरी दैट इज टीवी नॉट, ये होता है आपका 373.15 केल्विन, ओके, या 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। यहां पर वैल्यू पुट करिए, तो वैल्यू रखेंगे यहां पर, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा टीवी है 0.052, यहां पर रखिए अपन ने वैल्यू, ओके, बराबर टीवी कितना है, तो टीवी निकालना है अपने को, और ये है आपका 373.15, लाइए यहां पर, तो 373.15 प्लस 0.052, जोड़ो इसे, 373.15 0.052, 2 का 2, 5 5 10, 1 1 2, 3 7 3, क्या है आपका 373.202 केल्विन। तो ये है हमारा आंसर। देख लीजिए अच्छे से। पढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन को। 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 0.93 केल्विन की कमी होती है, तो जल के मूलन अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। चलिए, ये जो प्रश्न है ये हिमांक के अवनमन से संबंधित है, ठीक है। और हिमांक के अवनमन के लिए भी अपना क्या है, हिमांक के अवनमन का एक सूत्र होता था डेल्टा टीएफ करके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, ठीक है, और नहीं याद होगा तो मैं अभी यहाँ पर ड्राइव भी कर दूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको अच्छे से आपको रिकॉल हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसे। तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दिया क्या क्या है, तो इतने ग्राम ग्लूकोज को इतने ग्राम जल में घोल रहे हैं, तो जिसे घोलते हैं वो होता है विलेय। तो विलेय कौन है, ग्लूकोज। तो यहाँ पर लिखेंगे ग्लूकोज, जो कि हमारा विलेय है, तो ब्रैकेट में आप विलेय लिख सकते हैं, का द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान देखें तो वो है हमारे पास 3 ग्राम, सॉरी 3 नहीं 2.25 ग्राम, ओके। फिर है ये विलायक यानी जल, तो ये है हमारा द्रव्यमान है, तो जल का द्रव्यमान है आपका 25 ग्राम, ओके। ग्लूकोज का हो गया, जल का हो गया। ग्लूकोज का द्रव्यमान ये आपका विलेय है, विलेय को हम बोलते हैं छोटा डब्ल्यू, तो इससे आप बोलेंगे भाई साहब ये आपका छोटा डब्ल्यू है। कौन है, छोटा डब्ल्यू, ओके। और ये आपका है बड़ा डब्ल्यू, क्लियर इतना। चल आगे कह रहा है हिमांक में कमी हो रही है, तो यानी डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.93 केल्विन, पॉइंट लगा है, अच्छे से देखिएगा, ठीक। देखिए हाँ,
आगे कह रहा है आपसे मोलल अवनमन स्थिरांक दैट इज KF हमें निकाल। मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए हमने सूत्र पढ़ रखा था। क्या पढ़ा था? अपने को ध्यान ही नहीं है ना, पढ़ते नहीं है। यहाँ पर देखिए, अपन ने जानते थे कि डेल्टा TF जो है वो आपका मोललता के समानुपाती होता था कि नहीं होता था? मैंने कहा हाँ होता था। ये हटाते थे तो यहाँ पर आपका KF आता था। मोललता को लिखते थे क्या? विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ओके, KF का आपका KF रहता है, विलेय के मोलों को लिखते हैं विलेय की मात्रा बटे विलेय का मोलर द्रव्यमान। ओके, विलायक का द्रव्यमान रहता है ग्राम में, तो यहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका होता है। तो सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे हिमांक के अवनमन के सूत्र से। ओके, तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा TF बराबर KF इंटू छोटा W इंटू 1000 बटे छोटा m इंटू बड़ा W। ध्यान रखेंगे इस बात का। ओके, क्लियर इतना? तो ये हमारा सूत्र है, तो इसे आप सूत्र की तरह बिहेव करेंगे, समीकरण 1 से मान लेंगे। ओके, अब देखो हमारे पास KF नहीं है, डेल्टा TF है, छोटा W है, बड़ा W है, छोटा m नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे छोटा m यानी विलेय, विलेय का मोलर द्रव्यमान। कौन है विलेय? कौन है भाई? ग्लूकोज है ना। हाँ, तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। अब उसके लिए आपको मोलर द्रव्यमान के लिए ग्लूकोज का सूत्र पता होना चाहिए। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। मोलर द्रव्यमान हमने ग्लूकोज का पीछे निकाला था, कितना आया था? 180। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे लिख दीजिए 180 ग्राम प्रति मोल। ओके, यहाँ पर आप पीछे देख लीजिए ना, सीधे सीधे निकाल के देखा था। सेम उसी चीज को लिखने का क्या फायदा? हाँ, लेकिन आप निकाल के देखेंगे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर? विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया, यानी ये हमारे पास छोटा m आ गया। बस सभी वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे लिखे सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो रखेंगे समीकरण 1 में सभी मान। तो डेल्टा TF दैट इज 0.93 बराबर KF, इसी को हमें निकालना है, तो KF को KF लिखिए। ओके, छोटा W कितना है? 2.25। 1000, उससे थोड़ी ना कुछ बोलोगे आप। बड़ा W 25 और ये है आपका 180। ठीक, गुणा सुना कराते हैं, बात के देखेंगे। 93 KF 2250 25 180 0 से 0 कैंसिल। ओके, 25 एकम 25, 25 नम्मा 225, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो KF बराबर आ गया आपका 0.93 मल्टीप्लाइड बाई 2। गुणा कराइए, तो गुणा कराएंगे तो आएगा 2 6 और क्या आएगा? 2 6 हो गया, 2 नाम 18, तो 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो ये आया आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। दशमलव है भैया ये। क्लियर इतना? चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम नेफ्थलीन में घोला गया है। ओके, तो यहाँ पर जो विलेय है वो हमारा सल्फर है और विलायक जो है वो है हमारा नेफ्थलीन। ओके, फिर कह रहा है जिसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है। ओके, तो जो आपका नेफ्थलीन है उसका हिमांक 80.1 डिग्री सेल्सियस है। ओके, और हिमांक में अवनमन इतना प्रेक्षित किया गया है। ओके, सल्फर के अणुभार की गणना कीजिए। ठीक है, नेफ्थलीन के लिए KF हमारे पास ये दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। तो जो जो चीजें दे रखी है सबसे पहले उन चीजों को लिखते हैं। तो हमारे पास है सल्फर हमारा विलेय है, तो सल्फर की मात्रा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सल्फर का द्रव्यमान, या यहाँ पर लिख लीजिए विलेय का द्रव्यमान। तो यहाँ पे लिखिए सल्फर जो कि हमारा विलेय है, तो यहाँ पे विलेय लिख लीजिए और यहाँ पर लिखेंगे का द्रव्यमान। तो विलेय का द्रव्यमान मैंने बताया था कैसे लिखना है, छोटे W से। तो वो है हमारा कितना? 25.6 ग्राम। घोल काय में रहे? नेफ्थलीन। तो यहाँ पे देखेंगे नेफ्थलीन
नेप्थेलीन, जो कि हमारा विलायक है। तो ये हो जाएगा हमारा 1000 ग्राम। आगे कह रहा है हिमांक में अवनमन, यानी ये हमारा डेल्टा टी एफ कितना है, 0.680 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको एक बार बताया था कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है, चाहे वो केल्विन में हो चाहे वो सेल्सियस में हो, मतलब जो ताप में अंतर होता है, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में लिखा हो चाहे वो केल्विन में लिखा हो, दोनों में सेम रहता है। तो इसे हम लिखेंगे 0.680 केल्विन, और मैंने आपको ये बहुत डिटेल में समझाया भी था। ठीक है, चलिए अभी फिर से समझ लीजिए क्यों होते हैं बराबर। जैसे मान लो 100 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम इसे केल्विन में देखें तो ये हो जाएगा आपका 373 केल्विन, क्योंकि केल्विन में बदलते हैं तो 273 को अपन क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हमारा केल्विन में बदल जाएगा। ओके, अब जैसे मान लो 110 डिग्री सेल्सियस है और हम इसे केल्विन में बदलें तो 273 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 383। ओके, अगर मैं बात करूं कि इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है 10 डिग्री सेल्सियस का। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करूं तो इसमें टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, तो यहां पर आ रहा है 10 केल्विन का। तो क्या बताया मैंने कि भाई चाहे डिग्री सेल्सियस में लिखा हो टेम्परेचर डिफरेंस और चाहे केल्विन में लिखा हो, एक बात का ध्यान रखना, तापांतर, टेम्परेचर डिफरेंस नॉट टेम्परेचर। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, तापांतर अलग है, ताप अलग है। तो अगर तापांतर केल्विन में लिखा है या फिर तापांतर डिग्री सेल्सियस में लिखा है तो दोनों की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। ओके, आगे है हमारा सल्फर का अणुभार, यानी सल्फर कौन है, विलेय है। सल्फर का अणुभार जो कि हमारा विलेय है, यहां पर लिख सकते हैं विलेय का अणुभार, तो जो कि हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, वो हमको निकालना है। ओके, और क्या है हमारे पास, हमारे पास है के एफ, कितना, 6.8 केल्विन मोल प्रति किलोग्राम। ओके, ठीक है, वो शॉर्ट में मूल यूनिवर्स लिख देते हैं बड़े लोग। ठीक है, चलो अब हम लिखेंगे हिमांक के अवनमन के सूत्र से। हिमांक में अवनमन के सूत्र से क्या था, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू द 1000 के एफ इंटू छोटा डब्लू बटे बड़ा डब्लू इंटू छोटा एफ। यही था, पीछे मैच कर लेंगे अपन, 1000 के एफ छोटा डब्लू बटे छोटा एम इंटू कैपिटल डब्लू। इज दैट क्लियर? ओके, सभी प्रकार की जो वैल्यू है वो यहां पर पुट करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे सभी मान इस समीकरण पे रखने पर, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके, तो जब आप सभी मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आप प्राप्त पाएंगे कि डेल्टा टी एफ दैट इज 0.680 केल्विन इक्वल टू द 1000, आपका 1000 रहेगा। और के एफ को अगर हम देखें, कहां है भाई के एफ, 6.8। ओके, छोटा डब्लू 25.6, ओके, अपॉन बड़ा डब्लू 1000, छोटा एम निकालना है, तो छोटे एम क्या भगाओ, तो छोटा एम इक्वल टू 1000 इंटू 6.8 इंटू 22, ये इस तरह से है ना, हो जाएगा आपका 1000 गुणे 0.680। ओके, ऐसा करते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं। तो देखो मैं आपको बताऊं, ये जो है डेसिमल ये हटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये आपका ऐसे ऐसे डेसिमल हट गए। 68 से 68 कट गया, 1000 से 1000, तो यहां पर m बचा आपका 256 ग्राम प्रति मोल। तो जो सल्फर का अणुभार है वो कितना आ गया, वो आपका इतना आ गया 256 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं सल्फर का अणुभार जो है आपका 256 ग्राम प्रति मोल आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब आप सुनिए मेरी बात।
यहाँ तक मैंने बहुत सारी न्यूमेरिकल्स ले लिए हैं। इन न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं और आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं वो लिए गए हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके सॉल्यूशन चैप्टर के हैं उन सभी का सॉल्यूशन हो चुका है। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है जिसका नाम चैप्टर नाम सॉल्यूशन है यानी विलियन जो चैप्टर है वो आपका ऑफिशियली पूरी तरह से समाप्त होता है। तो जैसा कि हमारा ये वीडियो लेक्चर खत्म हो चुका है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। बिल्कुल आपको इसमें मजा आ गया होगा, अच्छे से आपने सीखा होगा, मैंने अच्छे से इसे पढ़ाया हुआ है। तो आपको इसमें बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल बात है ही नहीं। आप इसे बढ़िया तरीके से क्या करिए, नोट्स बनाते चलिए, अच्छे से आप पढ़ते जाइए, खुद के नोट्स जरूर बनाइए। अब मान लीजिए कुछ लोग क्या होते हैं कि बहुत आलसी किस्म के होते हैं, तो उन आलसी प्रकार के बंदों के लिए भी हमने एक व्यवस्था कर रखी है। उसके लिए क्या है कि हमने अपना टेलीग्राम चैनल में ये पीडीएफ अपलोड कर दी है। तो आप उस टेलीग्राम चैनल से हमारी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपना नोट्स बना के बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप नोट्स जरूर बनाया करिए, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है कि आपके जो मसल्स की एक्सरसाइज होती है, मसल्स की एक्सरसाइज होने से जो दिमाग है वो और अच्छे से काम करता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम में जाइए, एक्सपी क्लासेस टाइप करिए, वहां पे हमारा चैनल ज्वाइन करिए और वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करिए कि पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो फिर आपसे बात होती है अब अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।